नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र टवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। न्यूज़ टीवी में नया सेगमेंट हमने जो स्टार्ट किया है, काफ़ी पब्लिक इसको पसंद कर रही है। थैंक्स फॉर दैट। लॉजिकल गपशप। लॉजिकल गपशप में आज हमारी मेहमान है कल्पना कुलकर्णी। मैंने पहले ही बताया था, शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम जलना टू बी प्रेजेंट विद अस इन द स्टूडियो। थैंक्स टू कल्पना जी कि इतनी दूर से आए हैं हमारे इस पार्टिसिपेट करने के लिए। लॉजिकल गपशप में आज का इशू हम रखेंगे महाराष्ट्र इलेक्शंस 2024। होपफुली मेरे ख्याल से नवंबर एंड या टू मैक्स पोस्टपोन होते होते तो दिसंबर फर्स्ट वीक में शायद हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा इलेक्शंस एंड जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शंस आज आ चुकी है, यानी कि 8 अक्टूबर, आज अक्टूबर को हम शूट कर रहे हैं। डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र इलेक्शंस 2024 में क्या हो सकता है। हालांकि ये सब हाइपोथेटिकल है, क्योंकि आजकल जो भी प्रेडिक्शन हो रही है सबकी प्रेडिक्शन गलत जा रही है, वेदर इट इज़ हरियाणा इलेक्शन और वेदर इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। लोकसभा में आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल सबके गलत हो चुके हैं। सब लोगों ने ऑन कैमरा ये रियलाइज़ किया, कुछ एक्सपर्ट्स ने तो माफ़ी भी मांगी, ये एग्जिट पोल्स में हमसे गलती हो गई, जो सोचा था उसका विपरीत हो गया, उल्टा ही हो गया। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना जी, वेलकम टू अवर शो। दिस इज़ लॉजिकल गपशप। आप एडवोकेट भी हैं कल्पना जी, और आप सोशल वर्कर भी हैं, और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो सोचा क्यों ना एक लॉजिकल गपशप कल्पना जी के साथ महाराष्ट्र 2024 इलेक्शंस में किया जाए। 2019 में 2019 में बीजेपी की 105, शिवसेना उस वक्त एक ही थी, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना 56, एनसीपी शरद पवार एक ही पार्टी थी, 54 सीट्स थी, कांग्रेस 44। बाकी छोटी बड़ी जो पार्टियां थी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, छोटी बड़ी बोलना नहीं चाहिए, बाकी की जो थे इंडिविजुअल्स उनके भी थोड़ी थोड़ी सीट्स थे, लेकिन मेजॉरिटी बिगेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी 105 बीजेपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना 56। ड्यू टू सम रीजन, सबको पता है अभी वो चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए कौन पावर में रहेगा, 2.5 साल 22 साल, ये जो बैकड्रॉप में उनकी डिसीजंस हुए थे, पार्टी बनी नहीं। उद्धव ठाकरे साहब ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस करके खुद चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे चले गए। उनके बाद फिर उद्धव ठाकरे के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम किसी एक पार्टी के फेवर में बात नहीं कर रहे, ना ही किसी एक पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वी डोंट हैव एनी राइट टू डू दैट, बट बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बीइंग इन द मीडिया, जो थोड़ा बहुत नॉलेज हम आपस में शेयर करेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। इन एडवांस आई अपोलोजाइज, रादर से वी बोथ अपोलोजाइज। इंटेंशन कुछ भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बिलिटल नहीं करना है। वी रेस्पेक्ट ऑल द पॉलिटिशियंस, वी रेस्पेक्ट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज, वी रेस्पेक्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। हाइपोथेटिकल है, प्रेडिक्शन कोई एक्चुअली कुछ कर ही नहीं सकता है। कल्पना जी, 2024 इलेक्शन में एक दूसरे के सामने सब शेर खड़े। मैं सबको शेर इसके लिए बोल रहा हूँ कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते आजकल। बीजेपी लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट पार्टी आज भी मानी जाती है। कांग्रेस ने अपना कमाल दिखा दिया था लोकसभा 2024 में। शिवसेना की अनफॉर्चुनेटली 2 पार्टीज हो गई। एकनाथ शिंदे अपने 43-45 एमएलएस लेके चले गए बीजेपी में। एनसीपी 2 टुकड़ों में बट गई। अजीत पवार चले गए अपना मेजर चंक लेके। AIMIM ओवैसी असदुद्दीन की एक पार्टी है आपके छत्रपति संभाजी नगर से। अभी जो इम्तियाज जलील बहुत बड़ा कारवां लेके आए थे, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम्स, कहा जाता है कि 12 या 15 हज़ार के, अब एक्चुअल तो फिगर नहीं पता, लेकिन ये डिक्लेयर हुआ था 12-15 हज़ार के आसपास मुस्लिम्स की रैली निकली थी, जो आज तक महाराष्ट्र में शायद इतनी बड़ी रैली, पॉलिटिकल रैली कभी नहीं निकली है। प्रकाश अंबेडकर साहब, राजू शेट्टी और बच्चू कोड़े मिलके एक महाविकास अघाड़ी टाइप एक संगठन बना के वो भी सोच रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फिर MNS मनसे, यू कैन नॉट इग्नोर द डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर राज ठाकरे ऑल्सो। भले ही उनके वोट शेयर कम होता है, लेकिन जब ऐसे मैंने भी देखा है और माना जाता है कि जब वो बोलते हैं तो पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती है। वो क्रिटिसाइज करें या किसी के फेवर में बोले, लेकिन पब्लिक कैरिड अवे हो ही जाती है। दैट्स व्हाई आई कॉल हिम एज अ डायनामिक पर्सनालिटी। अब उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 250 के आसपास वो भी अपने
बंदे खड़े कर देंगे महाराष्ट्र इलेक्शन में। तो मेरा कहने का मतलब है कि वोटर्स को क्या कंफ्यूजन नहीं होगी? व्हाट इज योर व्यू? वोटर्स को मतदार राजा कहते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज करता है सर। नहीं देखिए, जैसे कि हमको पिछले भी लगा था मोदी लाट है तो बीजेपी के सीट आएंगे, या हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो हमारा सेना अभी एकनाथ शिंदे जी का नया सेना है, इनको अच्छा इतना वोटिंग मिलेगा। जो गद्दार गद्दार का नारा हमारा चालू था। पहले तो मैं ऑडियंस से एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, सोशल वर्कर जरूर हूँ लेकिन किसी भी पार्टी से काम नहीं करती। मतदान से रिलेटेड जो खुद का ओपिनियन है वो मीडिया के सामने, वो टोनी सर आपके सामने मैं दे रही हूँ। मेरा पर्सनल ऐसा किसी से रिलेशन नहीं है अभी तक, ना किसी पार्टी वालों के साथ फोटो है ना किसी का प्रचार किया है। इसीलिए जो गपशप हमारी हो रही है एक सोशल टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की पार्टी के फेवर में हम बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। और वो भी हाइपोथेटिकली एक्चुअली, क्योंकि प्रेडिक्शन जैसे मैंने बोला कि करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम भी किसी पार्टी को ना फेवर करेंगे ना ही क्रिटिसाइज करेंगे। मीडिया वालों को पहली बात तो हक ही नहीं होता है, और हम मीडिया से बिलोंग करते हैं तो हमारा कोई हक ही नहीं है किसी एक पार्टी को फेवर करें या क्रिटिसाइज करें। ऐसे जनरल मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इसके लिए बोला था कल्पना जी कि मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ काफ़ी लोग, इवन पढ़े लिखे लोग, वो कंफ्यूज हो जाते कि बाला साहब ठाकरे का फोटो एकनाथ शिंदे की पार्टी भी यूज कर रही है, बाला साहब ठाकरे का फोटो। विद ड्यू रेस्पेक्ट, बाला साहब ठाकरे की रेस्पेक्ट आज भी महाराष्ट्र में भगवान के नाम पे माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना नाम कमाया था। आज भी है उनका नाम। ये तो अनफॉर्चुनेटली दो टुकड़ों में शिवसेना बढ़ गई, लेकिन दोनों पार्टी, अब उद्धव ठाकरे साहब का तो उनके फादर है, बायोलॉजिकल फादर है, तो बड़ नेचुरल वो तो अपना फादर का यूज करेंगे, एंड ही वाज द फाउंडर। लेकिन दोनों पार्टीज के पोस्टर्स पे बाला साहब का फोटो है, लेकिन एक कॉमन आदमी जिसके पास इतना पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, वो बेचारा, मुझे लगता है कि मैंने ट्रेन बसों में यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे मैंने, कि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये इधर भी बाला साहब का फोटो है, इधर भी बाला साहब का फोटो है, किसको वोट करें? और दोनों का नाम शिवसेना। ये है कि आप ध्यान से देखोगे तब जाके पता चलता है कि अरे ये तो उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी, एकनाथ शिंदे की पार्टी है। तो खैर, और दूसरा ये हुआ कि एनसीपी दो टुकड़ों में बट गई। फिर एनसीपी, अजीत पवार एक मेजर चंग लेके 45 के आसपास या एग्जैक्ट फिगर वो लेके चले गए, बीजेपी के पास चले गए। अब शरद पवार को लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि शायद शरद पवार की पार्टी खत्म हो गई, लेकिन शरद पवार ने आज भी 83-84 ईयर्स के होते हुए भी उन्होंने लोकसभा में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा दिया। अब इतना भी सुनने में आया कि मैं सारा दिन आजकल न्यूज ही देखते रहता हूँ कि बहुत सारे नहीं तो 4-5 बीजेपी के, ये काफी न्यूज़पेपर्स में भी आ गया था, चैनल्स में भी आ गया था कि बीजेपी के एमएलए बीजेपी से टिकट नहीं मिल रही है तो वो इसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार की पार्टी को, क्योंकि वहां से उनको चांसेस है कि शायद टिकट मिल जाए। जैसे भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले पता चला, हर्षवर्धन पाटिल महाराष्ट्र के आपके कोल्हापुर साइड के शायद, वहाँ के एमएलए को जब टिकट नहीं मिली, ही वाज 4 टाइम्स एमएलए। जब बीजेपी ने उनको टिकट रिफ्यूज कर दी तो उन्होंने शरद पवार को अप्रोच किया। अब शरद पवार साहब ने उनको प्रॉमिस किया कि ठीक है, आपको एनसीपी की तरफ से आपको टिकट मिलेगी जहाँ से आप खड़े रहना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी सारी पार्टीज, एक से बढ़कर एक पार्टीज, आपको क्या लगता है कि बीजेपी एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको क्या लगता है बीजेपी की मेजॉरिटी आएगी 2024 में? यस, मुझे लगता है दिल से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था पहले इंटरव्यू में, अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग चलाते हैं। हमने लोकसभा में ये देखा कि जो चैनल के पोल थे वो झूठे साबित हुए बहुत सारे। इसका दुख भी हमें बहुत सारा रहा था, लेकिन अभी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास एक सर्वे का काम चालू था। हम कॉल वेरिफिकेशन कर रहे थे, जो सर्वे बंदों ने करके लाया होता है उसको वेरीफाई करके हम कर रहे थे। अभी मैं वो एजेंसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने वो जो टेलीकास्टिंग का जो टीम है उनका बात सुना, लिखा हुआ था एनसीपी। जब हम कॉल वेरीफाई कर रहे थे आ रहा था बीजेपी। अच्छा, लिखे हुआ था बीजेपी, कॉल वेरीफाई कर रहे थे आ रहा था एनसीपी। तो कोई बोल रहा था मोदी जी। तो हमने बोला मोदी जी का पार्टी कौन सा है? उसने बोला कमल का। फिर तुम्हारे इधर कमल का सीट कौन खड़ा रहेगा? जब मैंने एक बंदे को खुद कॉल पे एक सवाल पूछा, कल के डेट में,
तो उसका जो आंसर था वो सुन के भाई मैं शॉक हो गई। क्या था जवाब उनका? उनका जवाब एक अलग सा था, जो कि आज के हमारे खासदार है वो बोल रहे थे हम उनको वोटिंग करेंगे। मतलब पब्लिक में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हम कौन से टॉपिक पे जा रहे, इलेक्शन किसका है। जो आपने बोला है अभी, जो पार्टियां बढ़ गई है, सीट बढ़ गए, तो ये इलेक्शन तो मजेदार होने वाला है। कंफ्यूजन तो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन ये कंफ्यूजन को दूर करने वाली भी उतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट आज भी रूरल में है। ये भी मैंने टेस्ट किया है, क्योंकि मुझे कुछ बातें ऐसे भी समझ में आई कि हम जितना समझते उतने वो कंफ्यूज भी नहीं है। एक बंदे ने बोला मेरे यहाँ का इसका बीजेपी का बंदा है, काम नहीं करता है, लेकिन मोदी जी ने जो मेरे देश के लिए किया है, मोदी जी के लिए उसको वोट करना है। क्योंकि पिछले बार मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं वोटिंग नहीं करूंगा तो मोदी पंतप्रधान नहीं बनेगा। अच्छा, डायरेक्टली वो कनेक्शन कर दिया उन्होंने। ऐसा भी पोल का रिजल्ट वेरिफिकेशन कॉल में मैंने खुद लिया है। तो कंफ्यूजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत मजा आने वाला है ये इलेक्शन में। पार्टियां बढ़ चुकी है। का मतलब ये है कि इतनी सारी पार्टीज हैं आपस में, तो जो वोट, जो शेयर ऑफ वोट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पहले 2 या 3 पार्टीज हुआ करती थी, बीजेपी और कांग्रेस फॉर एग्जांपल, बड़ी बड़ी पार्टीज थी। Either you vote कांग्रेस और you vote बीजेपी, choice is yours। अब 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, AIMIM, MNS और प्रकाश अंबेडकर ने सच्ची में भी अगर लॉन्च कर दी अपनी एक पार्टी, तो आप इमेजिन कीजिए कि पब्लिक किस किस को वोट देगा। अगर AIMIM, मैं यहाँ पे कोई कम्युनल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन AIMIM में ज़्यादातर अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स आ गए तो ऑब्वियसली जो झुकाव होता है कि मुस्लिम विल प्रेफर वोट टू बी गिवन टू अ मुस्लिम कैंडिडेट, नॉर्मली ऐसे होता है। तो अब ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब अभी मुस्लिम्स वोट बैंक बनाने के चक्कर में, कांग्रेस ऑलरेडी मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही थी, वोट बैंक है उनका। अब अगर सच्ची में भी AIMIM ओवैसी की पार्टी अगर महाराष्ट्र में अपना बेस बनाने के चक्कर में अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मैदान में उतार देती है तो मुस्लिम वोट्स भी बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली ये बार मुस्लिम वोट ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। इसका रीजन ये है कि ये इम्तियाज जलील जो है, जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कास्टिज्म नहीं करना चाहिए। बंदा मोमेडियन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है। हमारे इम्तियाज जी को बहुत सारा नॉलेज है, वो हाईली डबल ग्रेजुएट है। उन्होंने जो काम संभाजी नगर में किया है, भी अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है। और हमने पिछले इलेक्शन में देखा था 2019 के कि इम्तियाज जलील ने कैसे औरंगाबाद संभाजी नगर से वो चुन के आए हैं, जो लीड से। और अभी भी जो संगठन वो कर रहे हैं, जो माफी चाहूंगी कि जो वो संगठन कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं। उनके पास वो नॉलेज है, मीडिया फेसिंग का नॉलेज है। मैंने उनका एक ये सुना था कि उन्होंने बोला था जब इलेक्शन आया तब नमाज टोपियां पढ़ के कुछ लोग कर रहे हैं। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि वो जबरदस्त संगठन दे पाएंगे, जबरदस्त टक्कर वो दे पाएंगे। इसीलिए जो हमने 2019 में संभाजी नगर में चित्र देखा था कि हमारा जो उधर का सीट गया बीजेपी सेना का, उसका वजह से इम्तियाज जलील थे। तो आज भी ये इम्पैक्ट खाली उद्धव ठाकरे को ही नहीं, या इन सब उद्धव ठाकरे जी को नहीं, तो एनसीपी को भी भुगतना पड़ सकता है, शिंदे सरकार को भी इसका फटका बैठ सकता है। ये सब पार्टियों को और मनसे को भी यहाँ पे लॉस हो सकता है। अगर AIMI आ गए महाराष्ट्र में छोड़ो, लेकिन संभाजी नगर की बात नहीं करें स्पेसिफिक, क्योंकि इम्तियाज जलील स्पेसिफिक संभाजी नगर के हैं। उन्होंने चलते चलते हमें एक सवाल किया था, हमने ये यहाँ पे खासदार बन के आए तो आपने संभाजी नगर का क्या नुकसान हुआ वो बोलो। तो नॉलेजेबल पर्सन वो है, इसीलिए उनका संगठन वहाँ है। तो वहाँ पे संभाजी नगर में शिवसेना उद्धव जी को, शिवसेना शिंदे सरकार को, एनसीपी को, MNC को, सबको डर है। संभाजी नगर में ये आप मतलब अपनी स्टडी सिंस यू बिलोंग टू दैट एरिया, मेरा
ओपिनियन, एक पर्सनल है। एज अ कॉमन मैन आपकी वो स्टडी है, कॉमन मैन, एज अ कॉमन मैन स्टडी है, क्योंकि जो हमें लग रहा नहीं था वो चित्र वहाँ पे बदल गया। लेकिन थोड़ी सी बात एक भी बैक फुट पे है, कि अभी जो है वहाँ पे शिंदे गढ़ के संदीप पानभुमरे जी चुन के आए हैं। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि संदीप पानभुमरे जी ने वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉपर स्टडी किया था। जो बाहर गांव के वोटर्स है उनको भी इकट्ठा किया था, उनको प्रॉपर मैसेज गया था। आज तक मेरा वोटिंग संभाजी नगर में है, मैं प्रॉपर संभाजी नगर की होने की वजह से। लेकिन जैसा मेरा शादी हुआ, मैं 2013 से इधर शिफ्ट हूँ नवी मुंबई ऐरोली में, लेकिन मुझे एक भी खासदार के इलेक्शन के लिए मैसेज नहीं आया था औरंगाबाद से। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, संदीप पानभुमरे जिनसे हमारा कुछ भी ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें पर्सनली मैसेज भेजा था। हमारा जो लिस्ट है वो लिस्ट से नंबर लेके आप वोट के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, ऐसे कॉल हमें थे। इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट उनका था। तो अगर इधर कंपटीशन किसका होता है तो हमें लगता है शिंदेगढ़ की सेना और हमारे इंता जी जो संगठन करे, इसका भी होने के चांसेस 90% है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से क्या होगा, देखिए अभी बीजेपी, अभी जो 3-4 दिनों से मैं न्यूज़ चैनल्स में देख रहा हूँ कि जेपी नड्डा, प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, उनकी मीटिंग हुई थी संजय राउत के साथ। संजय राउत यानी कि उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते हैं। उनकी मीटिंग जेपी नड्डा की रात को मिडनाइट में हुई थी। ये काफ़ी चैनल्स पे मैंने देखा था। आप इमेजिन कीजिए, बीजेपी और उद्धव ठाकरे अभी एनिमीज माने जाते हैं, पॉलिटिकल एनिमीज। प्लस अभी ये भी सुनने में आया था कि मिडनाइट में या कहीं पे मीटिंग हुई थी उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस के साथ। अब ये कैलकुलेशन लगा रहे हैं काफ़ी लोग चैनल्स में और पब्लिक में या पॉलिटिकल एनालिस्ट कि क्या उद्धव ठाकरे इज ट्राइंग टू गो बैक टू बीजेपी और बीजेपी इज ट्राइंग टू टेक बैक उद्धव ठाकरे। अब देखिए, पहले क्या था, एज अ कॉमन मैन हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ मैं, बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर सरकार बनाई। व्हाट वाज द नीड टू ऐड अजीत पवार? अजीत पवार को पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना था, यूट्यूब चैनल्स और इसमें मैंने पढ़ा था, सुना था कि अजीत पवार के एनसीपी को बीजेपी ने अपने साथ मिलाया ताकि एकनाथ शिंदे को वो कंट्रोल में रखें। ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहना है कि भाई एकनाथ शिंदे ने अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो बीजेपी के पास एनसीपी अजीत पवार का फुल सपोर्ट है। एकनाथ शिंदे को जाना है तो जाओ, हमारे पास अजीत पवार की 40, 45, 50 एमएलए है, तो हमारी सरकार गिरेगी नहीं, टूटेगी नहीं। ये एक इशारा इनडायरेक्ट वे में एकनाथ शिंदे को था कि आप ज़्यादा कुछ डिमांड ना करो। अब ये कहना है कि बीजेपी, शायद उनको लगता है कि अजीत पवार कोई उनके यूज़ के है नहीं, इतना कमाल दिखा नहीं सके लोकसभा में। अब ये भी मानना है कि अजीत पवार ने अपनी माफ़ी मांग ली है चैनल पे कि मैंने अपने वाइफ को सुप्रिया सुले के अगेंस्ट में खड़े करके मैंने गलती कर दी। अब ये क्या इनडायरेक्ट में हिंट दे रहे हैं कि अपने चाचा के साथ वापस मिलना चाहेंगे? ये भी सुनने में आया कि शरद पवार ने ये भी कह दिया था कि अजीत पवार को मैं वापस नहीं लूंगा, अजीत पवार के जो एमएलए थे वो आना चाहें तो भले खुशी से आ जाए। मतलब लीडर अजीत पवार को नहीं लूंगा, उसके अंडर में जो एमएलए हैं साथ में, वो शरद पवार के पास वापस आना चाहें तो मैं खुशी से ले लूंगा। अब कंफ्यूजन ये है कि अजीत पवार जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या फिर शरद पवार की पार्टी में जाएंगे या फिर इंडिविजुअली एनसीपी अलग से लड़ेगी। दूसरा ये है कि एकनाथ शिंदे, जैसे हमने सुना है कि काफ़ी बड़ा चंक टिकट्स मांग रहे हैं जो कि शायद बीजेपी देने के लिए राजी नहीं है। दूसरा ये है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को और एनसीपी शरद पवार को ये कहा था कि व्हाई डोंट यू डिक्लेयर द फेस ऑफ चीफ मिनिस्टर, हम बिना चीफ मिनिस्टर के फेस के कैसे लड़ेंगे। कांग्रेस और शरद पवार ने कहा कि बिना फेस के लड़ेंगे, जिसकी ज़्यादा टिकट्स आएंगी महाविकास आघाड़ी में उसको हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यानी कि अगर उद्धव ठाकरे की सीट ज़्यादा आ गई, कांग्रेस की टिकट ज़्यादा सीट्स आ गई, शरद पवार की, तो ऑब्वियसली उनका बंदा कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये बात से शायद उद्धव ठाकरे खुश नहीं है। इसके लिए ये पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि उद्धव ठाकरे इज ट्राइंग टू गो बैक टू बीजेपी और बीजेपी इज ट्राइंग टू टेक बैक उद्धव ठाकरे। अब ये सच में अगर एक गड़बड़ चल रही है तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ एकनाथ शिंदे?
अगर सच में ये आप बोलते हैं ऐसा चल रहा है तो देखिए भाई आगे ये में चैनल्स में चल रहा है। आप यूट्यूब चैनल्स पे देखिए, बड़े बड़े चैनल्स वाले शायद ये नहीं दिखा रहे। आजकल जो यूट्यूब चैनल्स जो है ना, जो न्यूज़ चैनल हमारे जैसे, वो बहुत एक्टिव हो गए। उनके आप देखोगे ना तो वो बड़े बड़े नेशनल चैनल्स पे नहीं चलती हैं ये बातें इतनी, लेकिन ये यूट्यूबर्स ऐसी ऐसी न्यूज़ देंगे कि आपका दिमाग हिल जाएगा, ये क्या हो रहा है, मतलब बिहाइंड द डोर से क्या चल रहा है। अब अजीत पवार, बोला जा रहा है कि विद ड्यू रेस्पेक्ट टू मिस्टर अजीत पवार, कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कब किसके हाथ में क्या ताकत आ जाए। ये तो जनता डिसाइड करेगी किसको वोट करना है, भले कंफ्यूज है या कंफ्यूज नहीं है, लेकिन जनता विल डिसाइड। कि अब कांग्रेस जो है वो बोल रही है कि हमारी लोकसभा में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये तो चैनल्स पे मैंने देखा है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमारा बंदा चीफ मिनिस्टर बनेगा। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट का कि शरद पवार रेडी कर रहे हैं अपनी सुप्रिया सुले बेटी को, ताकि अगर एनसीपी का ज़्यादा वोट्स आ गए, टिकट ज़्यादा आ गई, तो फिर हो सकता है सुप्रिया सुले। तो ये दोनों चीज़ों में तो उद्धव ठाकरे तो बैकडोर चले जाएंगे, पीछे वाली सीट पे चले गए थे उद्धव ठाकरे। ऑब्वियसली। कांग्रेस अगर उनकी बात नहीं मान रही है, शरद पवार उनकी बात नहीं मानेंगे, और अगर अनफॉर्चुनेटली उद्धव ठाकरे की सीट्स कम आ गई 2024 में, तो चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो, उनकी पोजीशन आप सोचिए क्या होगी। उद्धव ठाकरे जी को ये टेंशन सेना को तो है ही है। उसका रीजन और एक शिंदे गट का सेना भी है, क्योंकि अच्छा दूसरी बात, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 3-4 दिन पहले अभी एक न्यूज मिली है कि अनंत अंबानी, हाँ। रिलायंस के मुकेश अंबानी के बेटे जिनकी अभी शादी हुई थी, ये सुनने में आया था कि अनंत अंबानी की मीटिंग हुई एकनाथ शिंदे के साथ, हाँ। थोड़ी देर के बाद या थोड़ी देर के पहले, मतलब उद्धव ठाकरे के साथ अलग मीटिंग की रात को अनंत अंबानी ने, फिर अलग से मीटिंग की एकनाथ शिंदे की। तो ये व्हाट इज द सिनेरियो, मतलब क्या हो सकता है कि एक बिजनेसमैन अनंत अंबानी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ पैचअप बिटवीन उद्धव ठाकरे एंड एकनाथ शिंदे। अगर इनका पैचअप हो गया तो सिनेरियो टोटली चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली अंबानी तो अंबानी है भाई। तो अंबानी है, तो अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का पैचअप की बातें हो रही हैं, अगर जैसे ये अटकलें लगाई जा रहा है हाइपोथेटिकल, अगर ये सच्ची में मिल गए और बीजेपी के साथ मिलके फाइट किया, तो हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? दोनों ने 2.5 साल तो कंप्लीट कर ही लिए थे एज अ चीफ मिनिस्टर। देखिए एक बार चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठने के बाद डिमोशन यानी कि डिप्यूटी सीएम, वो जिगर पता नहीं कैसे फडणवीस साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था, हेड्स ऑफ टू हिम। ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए थे, सुनने में आया था कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि एकनाथ शिंदे विल बी सीएम एंड फडणवीस विल बी डिप्यूटी सीएम। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है यार, एक डिमोशन ही माना जाएगा ना। सीएम से आप डिप्यूटी सीएम 2.5 साल पड़े हैं अभी भी, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और उसका काफी फायदा भी शिंदे गट को हुआ है, बहुत बड़ा फायदा हुआ, जो कि हमें लग रहा था कि ये इतना सक्सेस हो पाएगा या नहीं, लेकिन शिंदे साहब ने जो हम मराठी में बोलते हैं संधि का सोना, संधि वो कैसे भी लाए हो, हाँ, लेकिन उसका सोना किया है। सोना किया, फायदा तो एकनाथ शिंदे का हो गया ना। फायदा एकनाथ शिंदे का पॉलिटिक्स में भी हुआ है और आम आदमी का भी फायदा उन्होंने बहुत सारे काम करके किया है। पहले लोग गद्दार बोलते थे, कल परसों से टीवी में चेक कर रही थी, गद्दार बोलने की संख्या कम हो गई है। जो ग्रामीण के लोगों को आज कुछ बोला जाए तो हम ये इस पे आते हैं, जो लाड़की बहन योजना है उस पे शायद जो वर्किंग वुमेन है उनको 1,500 की कीमत नहीं हो या कम हो, लेकिन खेत में जाने वाली औरत को उसको बहुत है। तो हमने हमारे संभाजी नगर से मैंने देखा फेसबुक पे बहुत सारी महिलाओं ने शिंदे सरकार को राखी भेजी थी बहुत सारी। इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मतलब जो उनको मिला वो संधि का उन्होंने समाज सेवा करके फायदा करके लिया, और वो अच्छा काम शिंदे सरकार की तरफ से हुआ है, इसको हम निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। इसका फायदा भी शिंदे गट को होने वाला है। और आप जो बोल रहे हैं बीजेपी और उद्धव सेना अगर एक होते हैं तो भी शिंदे पावर रहेगा ही रहेगा। क्यों कि बीजेपी को पता था शिंदे सरकार क्या है, शिंदे साहब क्या है। आप भी मुंबई से हो, मैं भी मुंबई से हूँ, बाहर के लोगों को नहीं पता। ये आदमी ने कार्यकर्ता से
हाँ कार्यकर्ता से काम लेके किया है। आज सीएम की कुर्सी तक काम किया तो है। बड़ी अचीवमेंट है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं पॉलिटिक्स से तो कोई ताल्लुकात रखती नहीं, लेकिन आज भी मुझे याद है वो किस्सा 2015 में मैं किशन नगर में रहती थी और शिंदे साहब का वहाँ पे ऑफिस था। आज लाड़की बहन योजना शुरू की है तो लोगों का कुछ कहना है कि इन्होंने वोटिंग के लिए किया है, लेकिन एक नेचर शिंदे साहब का ऐसा भी है कि शिंदे साहब महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो नहीं थी, मैं वहां से किराए से रहती थी, लेकिन आज भी किशन नगर में एक माही गणपति का उत्सव होता है। ये माही गणपति के उत्सव में 1000 महिलाओं के हाथ से ये आरती होती है। तो वो आरती में हर साल अभी तो वो सीएम है, क्या पोजीशन है, मैं किशन नगर गई नहीं है 2-4 साल में, लेकिन ये किशन नगर में वो साड़ियाँ आरती के बाद महिलाओं को गिफ्ट करते थे एज ए बहन। तो मतलब स्त्रियों का जो रिस्पेक्ट करने का तरीका है वो शिंदे साहब के पहले से, इसीलिए लोग उनको हमारे ठाणे में किशन नगर में अगर आप आते हैं तो भाई बोलते हैं। ओके। भाई जो बोलते हैं रिस्पेक्टली बोलते हैं, क्योंकि शिंदे साहब का वहाँ पे काम ऐसा भी था, महिलाओं पर अत्याचार हो तो उनके पास उद्धव ठाकरे सेना में थे तब भी वो वही काम करते थे। आज तो खुद है महिलाओं के अत्याचार होते हैं तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को ट्रेन करके रखा था, वो खुद जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, फेस कर सके, और उनकी ओपिनियन शिंदे सर खुद सुनते थे। ये मेरे आंखों देखा हाल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 जो नवंबर में होपफुली हो जाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे, काफ़ी टफ फाइट रहेगी, एक शेर के सामने दूसरा शेर, और किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, एग्जिट पोल कर नहीं सकते हैं, हाइपोथेटिकली बात कर सकेंगे। कोई भी प्रेडिक्शन आजकल एक्चुअली टू द पॉइंट 100% सही जाती नहीं है। जिस किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट करते हो, पता चला कि वो तो काफ़ी वोटों से आगे खींच के चला गया है। तो खैर एनीहाउ लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जैसे कि हर कंक्लूजन में हमेशा बोलता हूँ कि एक आम आदमी को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, फार्मर्स की डेथ ना हो, खुशहाली हो, ना ही सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हर स्टेट में, पूरे इंडिया में। थैंक्स कि बीजेपी सरकार के आने के बाद काफ़ी कुछ अच्छी डेवलपमेंट हो गई है, ये तो मानना पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, कांग्रेस ने अपनी तरक्की की थी, बीजेपी के टाइम पे शायद तरक्की थोड़ी फास्ट हो गई है। तो एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया लेट अस थैंक्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड होप कि अच्छी खासी सरकारें बने, करप्शन कम हो। मेन ये है कि जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो खुश रहे बस। ऑन दिस नोट आई पे माई सिंसियर थैंक्स टू कल्पना जी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सच अ ब्यूटीफुल चैट। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैट रही। होप कि आप इस चैट में आगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक्स वंस अगेन फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम जालना एंड संभाजी नगर। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट पे लॉजिकल गपशप के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू ऑडियंस। आपको जाते जाते एक संदेश देना चाहूंगी। हम किसी पॉलिटिक्स से नहीं है तो एक संदेश आपको बहुत जरूरी है देना। आप देश का कल का भविष्य चुन रहे हो, हमारे राज्य का भविष्य चुन रहे हो। वोटिंग ऐसे करो, आंखें खुल के करो, ज्ञान से करो, स्टडी करके करो, कंफ्यूज होके मत करो, क्योंकि हमारी सरकार हमारी विकास करने वाली चाहिए। कोई बोलता है इसीलिए मत वोट करो, मुझे क्या लगता है, मैंने क्या देखा है, खुद पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करके वोट करो और हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे राज्य को समृद्ध करो। स्वयं सिद्धा के वती से धन्यवाद।